अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और प्यारे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, हमारी बहुत जल्द 1K की फैमिली होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना हिस्सा शामिल नहीं किया 1K में पूरा करने में, तो कर लेना हिस्सा सब्सक्राइब करके, शामिल हो जाएंगे आप भी लकी ड्रा के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की 2 एपिसोड्स। एपिसोड नंबर 36। असफंद खान ग्रे ट्राउजर और ग्रे हुडी पहने गेट से अंदर दाखिल हुआ था। इसकी सफेद रंगत में शदीद सुर्खियां गुली हुई थी, जो कि सर्दी की शिद्दत और जॉगिंग की वजह से थी। इस टाइम जरान खानजादा की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। असफंद यार खान जरान की गाड़ी देखकर कुछ लम्हों के लिए रुका था। जरान खानजादा ने गाड़ी में पीछे ही असफंद को सर्द निगाहों से देखा। असफंद यार खान की नीली आंखों में जरान खानजादा के लिए सिर्फ नफरत ही थी। जरान खानजादा की ब्राउन आंखों में भी असफंद यार खान के लिए कमो बेश यही तासरात थे। वो जरान को तंजिया निगाहों से देखता अंदर चला गया था। जरान खानजादा ने असफंद यार खान के जाने के बाद सीट से टेक लगाए अपनी आंखें मूंदे खुद के इस्तराब पर काबू पाया था, जो कि असफंद यार खान को देखते बहुत बढ़ गया था। असफंद यार के लफ्ज फिर से इस समातों में सुनाई दिए, इसे शदीद तकलीफ से दो चार कर गए थे। वो तुमसे नहीं मुझसे मोहब्बत करती है। जरान ने स्टीयरिंग पर अपनी आईनी हाथ की गिरफ्त मजबूत की। फिर से कुछ लफ्जों की बाजगश कानों में सुनाई दी थी। लफ्ज वही थे मगर कहने वाला बदल गया था। मैं असफंद यार खान से मोहब्बत करती हूँ। जरान की सफेद रंगत में सुर्खी की आमेजिश शामिल थी। गाड़ी में बैठे ऑक्सीजन की मिकदार कम लगी थी। वो गहरी सांस लेता जल्दी से गाड़ी से निकलता अंदर दाखिल हुआ था। जरान खाने में दाखिल होते वह सबको इग्नोर किए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था कि दरीद खान की पुकार पर इसे रुकना पड़ा। जरान खाने के लाउंज में दरीद खान, समीउल्लाह खान, अमीना खानम, रुजनैया खानम सब भी बैठे हुए थे। वो दरीद खान की पुकार पर खुद पर काबू पाते इनकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। जरान ने सबको देखते सलाम किया। वालेकुम सलाम, ये तुम कहाँ से आ रहा है? दरीद खान ने जरान के हुलियों को देखते हुए पूछा। वो ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक लेदर की जैकेट में मलबूस था। आंखों में रात जगे और इस्तराब की सुर्खियां नुमाया थी। मैं डेरे पर था। जरान खान ज्यादा जवाब देते सोफे पर बैठा। अमीना खानम की जरान की हालत देखते गहरे सांस बढ़कर रह गई थी। जरान, तुम अब्रिश को बब्बर की मौत के बदले में अपनी बनी में लेकर आया है। सुबह का 9 बज रहा है और वो मेहरानी अभी तक अपने कमरे में आराम फरमा रहा है। बनी में आया लड़की का ये तौर तरीका नहीं होता। इसे उठाओ, सब घर वालों के लिए दोपहर का खाना तैयार करें, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो खत्म हो चुका है। रोजानिया खानम जरान को देखते नफरत से एक एक लफ्ज छुपाते बोली। मोड़े, बबर की मौत का बदला इसी से लिया जाएगा जो असल में कसूरवार है। अब्रिज से इसका कोई बदला नहीं लिया जाएगा। असफल लाउंज में दाखिल होते जरान को देखते कुछ जता गया था। जरान इसके लब्बों से अब्रिज का नाम सुनकर मुठिया पेच गया था। वो समीउल्लाह खान का लिहाज कर गया था, वरना अब्रिज का नाम भी अब असफंद यार खान के लब्बों से सुनना गवारा नहीं था। अब वो सिर्फ इसकी मंगेतर ही नहीं, इसकी बीवी भी थी, जिस पर अब किसी की गलती से डली हुई नजर भी गवारा नहीं थी। असफंद यार जरान के सामने वाले सोफे पर बैठते जरान के इश्तियाल ज़दा चेहरे को देखकर जेरे लब मुस्कुराया था। मैं आता हूँ। जरान लब बेचते बोलते अपनी जगह से उठा था कि असफंद की बात पर इसे रुकना पड़ा। मुझे एक जरूरी बात करनी है। अबीर के बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा यहाँ मौजूद होना जरूरी है। जरान असफंद के मुंह से अबीर का नाम सुनकर ठक कर रह गया था, बल्कि सब भी बुरी तरह चौंके थे। रुजनिया खानम के मुंह में करावट खुली थी। जरान दोबारा से अपनी नशिस्त पर बुरा जमान हुआ। अब्रिश के नाम के साथ अपनी बहन का नाम भी इस खुदगर्ज इंसान के लबों से गवारा ना था। दाजी, मुझे अबीर से निकाह करना है। असफन ने सबकी समातों पर बम फोड़ा था। सब शिद्दत निगाहों से असफन को देख रहे थे। मैं पूछ सकता हूँ लाला, ये काया पलट कैसे हुई? कल तक तो आप कुछ और चाहते थे, आज मेरी आबी से निकाह करने का ख्याल कैसे आया? शहराम जो अभी भी लाउंज में दाखिल हुआ था, असफंद यार खान की बात सुनते ही इसके नकोश तने थे। वो ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस था, जिस पर ब्लैक शाल कंधों पर डाली हुई थी। वो अपनी घनी मूछों पर हाथ फेरते असफंद यार खान के मुकाबिल आ बैठा था। अब सर्द निगाहों से इसे देख रहा था। अबीर का नाम इसे असफंद यार खान के मुंह से अच्छा नहीं लगा था। यही हाल जरान खान ज्यादा का था। दोनों भाइयों के चेहरे पर गुस्से की सुर्खियां गुली देखते असफंद यार खान इत्मीनान से सोफे से टेक लगा गया था। रुजनिया खानम पहली मर्तबा शेराम खान ज्यादा को गुस्से में देख रही थी, वरना वो बड़ों के सामने हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता था। वरना वो भी जरान खान ज्यादा से कम गुस्से का तेज ना था। शाहनवाज और दिलनवाज खान पर सबके मना करने के बावजूद वो काफी मर्तबा हमला करवा चुका था। समीउल्लाह खान, दरीद खान, अरबद खान, यहाँ तक कि हवेली का हर मर्द दुश्मनी से पीछे हट जाता था, मगर शेराम किसी को आसानी से माफ नहीं करता था।
वो सबके सामने खामोश जरूर हो जाता था मगर करता अपनी मर्जी ही था। सबसे ज्यादा वो नरमी सिर्फ बहारे गुल के लिए ही दिखाता था। ये गढ़ का हर फर्द जानता था बहारे गुल इसकी कमजोरी है। तो जनिया खानम शेराम को गुस्से में देखकर बहुत परेशान हुई थी। असफंद का मुतालबा सुनकर वो भी परेशान हुई थी। वो कभी अबीर को असफंद की दुल्हन के लिए कबूल नहीं कर सकती थी। शेराम, हम इधर मौजूद हैं, हम बात करेंगे असफंद यार खान से, तुम खामोश रहो। समीउल्लाह खान ने शेराम को गुस्से में देखकर कहा, दाजी ये मेरा आप ही का मामला है। पहले भी एक मर्तबा आप बड़े इसकी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं। अब जो भी फैसला करेंगे वो हम दोनों पई करेंगे। मैं अपनी आप को डॉक्टर बनाऊंगा। इसका निकाह करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। शेराम अभी भी असफंद यार खान को अपनी सख्त नजरों के हिसार में लिया हुआ था। क्या चाहते हो असफंद, खुलकर अपना मुद्दे बयान करो। ये बैठे बिठाए तुम्हें मेरी बहन से निकाह का ख्याल क्यों आया? जरान ने असफंद को घूरते सोफे से टेक लगाए सुकून से पूछा। वो क्या चाहता था? कल तक वो अबरीश से निकाह करना चाहता था, आज अबीर से। वो इसकी दुश्मनी में इसे तकलीफ पहुंचाना चाहता था या इसके रिश्तों को? आखिर असफंद यार का मकसद क्या था? जरान खानजादा ने असफंद को संजीदा निगाहों से देखते अपने मुंह पर हाथ फेरा। अपने भाई की बेवा को सहारा देने का ख्याल आ गया मुझे। असफंद ने भी जवाबन इत्मीनान से कहा, अबीर को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जरान मुश्तइल होते ऊंची आवाज में धाड़ा। दरीद खान, अरबत खान, समीला खान तने हुए स्पॉट नकोश के साथ इन सबको देख रहे थे। जो भूल ही चुके थे वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। जरान, शेराम, हम अभी जिंदा हैं। अगर तुम सबको लगता है कि हम मर चुका है तो फिर तुम अपनी मर्जी से तमाम फैसला ले लो, हम तुमको नहीं रोकेगा। वैसा भी ये एक मरे हुए इंसान पर फातिहा पड़ी जाती है, इसकी बातों को अहमियत नहीं दिया जाता। समीउल्लाह खान गिरते हुए सोफे से उठे थे। दरीद और अरबद खान भी समीउल्लाह खान की तकलीद में सोफों से उठ खड़े हुए थे। अब अपने सपूतों को गुस्से से देख रहे थे, जो बड़े छोटों का लिहाज भूल चुके थे। समीउल्लाह खान के बदन में कपकपाहट वाजिया थी। वो सुरख चेहरा लिए बमुश्किल ही खुद पर काबू पाए लाठी के सहारे खड़े थे। इन बदन में कपकपाहट देखते जरान सोफे से उठा। दाजी, जरान परेशानी से इनकी तरफ बढ़ा। शेराम और असफंद यार खान भी जल्दी से सोफों से उठे थे। रुज़ैया खानम और अमीना खानम परेशानी से समीउल्लाह खान की तरफ बढ़ी। समीउल्लाह खान ने हाथ के इशारे से सबको गजबनाक निगाहों से घूरते हुए अपनी तरफ बढ़ने से रोका था। इस हवेली में कोई बड़ा है या नहीं, जिसका जो दिल में आता है वो करता है। दरीद और अरबद खान ने भी जवानी की तहलीज पर कदम रखा था, मगर तुम लोगों की तरह नहीं था। तुम लोगों का जहां दिल करता है वहां ही बपड़े सांड की तरह घुस जाता है। समीउल्लाह खान की शेर सी गिराहट पूरी हवेली में गूंजी थी। समीउल्लाह खान की गर्दन और माथे की रगें तक वाजिया थी। इनकी तबीयत के पेश नजर अब सब खामोश से खड़े थे, मगर एक दूसरे को अभी भी घूर रहे थे। वो रहाम खानजादा जो बड़ा गैरतमंद बना फिरता है, मगर जिरगे में अपनी बीवी को तलाक देते हुए इसका गैरत पता नहीं कहां से हो गया था। और तुम जरान, अपना निकाह के दिन तमाशा लगा बैठा। एक औरत को कैसे संभालते हैं तुमको पता ही नहीं है। इतनी गैरतमंद और गुस्से का तेज था तो इससे निकाह करने की बजाय इसकी लाश हवेली लेकर आता। हम तम बांधता, हम तुम कितना गैरतमंद है। समीउल्लाह खान ने गुस्से से जरान के सुरख चेहरे पर नजर डाली, जो समीउल्लाह खान की बात पर मजीद सुरख हुआ था। और असफंद यार खान, तुम तो सारे शर्मो लिहाज ही खत्म कर डाला। अपने भाई का मंगेतर अपनी वनी में मांग लिया। अब हम तुम्हारे मुंह से कभी भी अब्रिश का नाम ना सुने। समीउल्लाह खान ने अब असफंद यार खान को लताड़ते हुए इससे तंबिया की। पूरा बरादरी के सामने तुम सबने हमको मुंह उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर तुम सबको हमारा वजूद गवारा नहीं, हम चला जाता यहाँ से। समीउल्लाह खान गिरते हुए बोल रहे थे। इनकी आंखों की सुर्खी और माथे की रगों से वाजिया था कि इनका बीपी शॉर्ट हो रहा था, मतलब कम हो रहा था। इस खानदान के एक एक ही डॉक्टर काफी है। डॉक्टर बहारे, जिसका मजाज ही नहीं मिलता। आज कितना दिन हो गया वो अपने कमरे से नहीं निकला। कोई मर भी जाए वो अपने कमरे से नहीं निकलता। पहले तुम अपनी औरत का मजाज ठीक करो, फिर बात करना हमसे। समीउल्लाह खान ने गहरे सांस लेते गमगीन निगाहों से शेराम को घूरा था। अबीर, तुम दोनों का बहन नहीं, हमारा भी पोती है। हम अबीर का निकाह असफंद यार खान से करेगा। जिसको हमारे फैसले पर इतराज है वो बता सकता है, हम इसका इतराज अपने सीने पर गोली खाकर दूर कर देगा। समीउल्लाह खान अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए थे। अरबद खान, दरीद खान सबको ही घूरते चले गए थे। तो जनिया खानम भी गुस्से से वहां से चली गई थी। लाउंज में अब जरान, असफंद यार खान और शेराम खान ज्यादा थे। लाला, मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। मैं अबीर की जिंदगी को मजीद किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। शेराम असफंद यार खान को घूरते हुए अपनी शाल कंधों पर झटकते वहां से चला गया था। जरान गुस्से से असफंद यार खान की तरफ बढ़ा ही था कि दरख्शां की बात पर रुका। जरान लाला, अब्रिश भाभी ऊपर कमरे में बेहोश पड़ा है। हमने बहुत कोशिश किया मगर वो उठ ही नहीं रहा। जरान दरख्शां की बात सुनते असफंद को सुरख सर्द नजरों से घूरते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
साहर खान मीटिंग अधूरी छोड़कर अपने ऑफिस चला आया था। सिगरेट लब्बों से लगाए वो अपने ऑफिस के ग्लास डोर से सरसब्ज पहाड़ों को देख रहा था। ग्लास डोर पर धुंध की वजह से नमी सी थी, जिसे वो अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते हल्का सा मुस्कुराया। बड़ा वाज़ेह मंजर आंखों के आगे लहराया था। दरवाजा नॉक होने पर सार खान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते पलटा था। अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर वो चौंका था। आप यहाँ क्या कर रही हैं जरमिश? इसने अपने सामने ब्लैक चादर में लिपटी जरमिश खान को देखते हैरानगी से पूछा। मैं आपको मिलने आई हूँ साहर खान। आप कितने दिनों से घर नहीं आए? चचा आपको याद कर रहे थे, जरमिश खान साहर को देखते हुए बोली। मगर इस वक्त तो आपको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, यहाँ नहीं। वो संजीदगी से कहता अपनी चेयर की तरफ बढ़ा। मैं जानती हूँ आपको मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ चली आई। जरमिश खान ने अपनी नीली आंखें सार खान की आंखों में गाड़ते जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है, मुझे क्यों बुरा लगेगा आपका यहाँ आना? ये ऑफिस जितना मेरा है इतना ही आपका भी है। आपका पूरा हक है इस ऑफिस पर, आप कभी भी यहाँ आ सकती हैं। साहर जरमिश को देखते हल्का सा मुस्कुराया। सार खान के गाल में पड़ने वाले गड़े को देखते जरमिश मबहूवत हुई थी, मतलब नशे में गई थी। दिल बेख्तियार इस गड़े को छूने के लिए मचला था, मतलब जो उसका दिल था उसको, डिंपल जो था उसके गाल के अंदर, उसको छूने के लिए मचला था। मगर वो हमेशा की तरह दिल की पुकार को नजरअंदाज कर गई थी। वो सामने बैठे इंसान पर हक रखने के बावजूद कभी अपना हक जिता ही ना सकी थी। मुकाबिल ने कभी इतना अख्तियार दिया ही नहीं था। मुझे इस ऑफिस पर नहीं, आप पर हक चाहिए। बोलने देंगे आप मुझे हक? जरमिश ने डब्बी बाई आंखों से सामने बैठे सितमगर से मखसूस सवाल किया, जो हर बार ना चाहते हुए भी वो कर बैठी थी। वो हमेशा की तरह इसके जज्बों से अनजान बनता अपनी नजरें चुरा गया था। आप सब जानते हैं, बार बार एक ही बात क्यों करती हैं? साहर की आंखों में गुस्से की परछाई लहराई थी। आप इसे भूल क्यों नहीं जाते साहर खानजादा? जरमिश ने हिचकी बढ़ते हुए सवाल किया। इसे भूलना आसान नहीं है। आप मुझसे मेरी सांसें छीनने की बात कर रही है? जरमिश जरार खान। साहर खान कुर्सी से उठकर चीखा था। जरमिश जरार खान ने जरमिश साहर खान। जरमिश खान भी जवाबन चीखी थी। अपनी आवाज पर काबू पाइए, आवाज नीचे रखिए मेरे सामने, साहर खान ने नागवाड़ी से टोका। साहर मैं आपकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे अब कभी अपनी जिंदगी से बाहर ना निकालिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। जरमिश खान बेबसी से इस सितमगढ़ के सामने फिर से रो पड़ी थी, जिसके सामने ना रोने के वो सारे रास्ते अहद करती आई थी। मुझे भी यही लगता था, वो मेरी जिंदगी से चली गई, मैं मर जाऊंगा। देखो मैं आज भी जिंदा हूँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता। साहर खान बर्फीले लहजे में बोलते जरमिश खान के वजूद में बर्फ उतार गया था। अगर कभी आपको वो मिल गई तो आप मुझे जिंदगी से निकाल देंगे? जरमिश ने आज इस सवाल का जवाब जानना चाहा था, जो इसकी रातों की नींद हराम कर देता था। आपको लगता है मैं अपने इश्क से कभी बेवफाई करूंगा? वो मेरी मंगेतर ही नहीं बल्कि सार खानजादा का इश्क थी। इसके लिए मैं जन्नत छोड़ दूंगा। दुनिया क्या चीज है? सार खान की बात पर जरमिश ने आंखें मीचे आंसू बहाए थे। क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? मुझे तो सब बहुत खूबसूरत कहते हैं। जरमिश के मासूमाना सवाल पर सारा खान ने नजरें इस पर बेख्तियार उठी। सफेद गुलाबी रंगत, नीली गहरी आंखें, घनी खमदार पलके, कटादार गुलाबी होंठ, वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। किसी भी मर्द की आइडियल हो सकती थी, मगर वो नहीं थी जिससे सार खान ज्यादा इश्क करता था, जिसके लिए वो मैं जन्नत तक छोड़ दूं। वो जन्नत की हूर ही हो सकती है, इस जैसा हुस्न आप में कहा। वो मेरे लिए हूर ही थी, मेरा इश्क। हाँ इश्क, मेरा इश्क। वो जेरे लब ये लफ्ज दोहराते इसके खूबसूरत मासूम चेहरे को याद करने लगा था। इश्क ही तो बुलाता था वो इसे। साहर खान की आंखों में नमी फिर से इसका हिस्सा बनी थी। जरमिश ने साहर खान की आंखों में इसकी नमी को देखा, जो एक इंसान के चले जाने के बाद अब इन सबज आंखों का हिस्सा बन गई थी। चलती हूँ मैं, जरमिश ने अपने लब काटते शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। रुके जरमिश, मैं आपको छोड़ देता हूँ। साहर खान ने आगे बढ़ते जरमिश के बाजू को नरमी से अपनी गिरफ्त में लिया। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। बदन में कपकपाहट, चाल में लड़खड़ाहट वाजिया थी। सार खान, मैं आपको कभी भी खुद को छोड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि जरमिश खान आपसे इश्क करती है। जरमिश खान के इश्क की हिद्दत में आप एक जरूर जलेंगे। और जरमिश साहर खान इतना धक्कार खाने के बावजूद भी खुद को आपके सुपुर्द कर देगी। जरमिश साहर खान के लिए आपकी दी हुई तजलील भी सर आंखों पर। जरमिश खान साहर खान की आंखों में देखते बोली थी, फिर अपने नीली नखों को रगड़ते हुए वहां से निकलती चली गई थी। जरान कमरे में दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास बेसुध जमीन पर पड़ी थी। वो जल्दी से इसके तरफ बढ़ा था, इसे बाहों में नरमी से उठाए बेड की जानिब बढ़ा।
इसे एहतियाती और नरमी से बेड पर लटाते इसकी पेशानी पर अपनी ठंडी उंगलियों का लमस रखा तो पेशानी जलती हुई महसूस हुई थी। अब्रिश का पूरा वजूद आग की भट्टी की मानद तपता हुआ महसूस हो रहा था। वो बेसुध बेहोश और हवास इससे बेगाना पड़ी थी। जरान इसके वजूद पर निगाह डालते सख्ती से अपने जबड़े बेच गया था। वो अभी तक ज़हीम के दिए हुए लिबास में मौजूद थी, जिसे देखकर जरान के दिमाग की रगें फड़क उठी थी। इस ड्रेस में इस पर निगाह डालने से सिर्फ इसके बदन में शरारे ही फूटे थे। यहाँ तक इसकी तबीयत की भी इसे परवाह नहीं रही थी। वो जल्द से जल्द इस ड्रेस से अब्रिश का जिस्म आजाद करना चाहता था। वो आंखों में गुस्से की हिद्दत लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। ड्रेसिंग रूम की कबर्ड में अब्रिश के पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वहां इसका कोई भी सामान नहीं था। वो अपनी एक शर्ट निकालकर कमरे में वापस आया। इसके करीब बेड पर बैठते इसकी कमर में हाथ डालते इसके बेजान वजूद में अपने सीने से लगाए इसके ब्लाउज की डोरियां और साइड जिप खोलते ब्लाउज इसके जिस्म से एक ही झटके से रिमूव किया। इसकी तरफ देखने से वो मुकम्मल एतराज बढ़त रहा था, मगर निकाह फिसलते इसके शफाफ मोमी बदन पर आन ठहरी थी। वो सूरख चेहरे के साथ अपने जबड़े बेच कर रह गया था। इस क़यामत खेज बदन से निगाह फेरना कहाँ आसान था। अपनी नजरें मुस्तैदी से चुराते इसके हाथ लहंगे में उलझे थे। दिलो दिमाग में हक व मलकियत की गर्दिश की गर्दान होना शुरू हुई थी। खुद पर जब्त मुश्किल हुआ था। गुस्सा और इश्तियाल की जगह बदन में अब बहुत से तकाजों ने अचानक सरदना शुरू किया था। इसकी बेपनाह खूबसूरती ने अपने तरफ खींचते कुछ पलों के लिए तमाम नफरत गुस्सा कहीं दूर धकेल दिया था। वो बेख्तियारी में इसके नजदीक होते इस पर गुटाबन कर छाया। अपने सख्त हाथों से इसके बदन की नाज़ की महसूस करते इसकी नरम होंठों पे खोए अपना हक जताने लगा। बेहोशी में भी वो इसके लम्स और कुर्बत पर जैसे झटपटाई सी थी। इसे इसका वजूद बेहोशी में भी गवारा नहीं। वो इसके झटापने पर गुस्से के निचले लब को अपने सख्ती गिरफ्त में दबा गया। इसकी बेवफाई का बदला जैसे वो इसके नाजुक लबों पर उतारता अपनी तपतपी आंख जैसी सांसें इसके अंदर अंडेल कर पूरा कर रहा था। अपरिश इसकी सख्ती पर पड़पड़ा कर रह गई थी। इसकी नींद बेहोशी में भी कसमसाहट और मजामत कहाँ गवारा थी भला। जिसम वहां भी इसकी बेवफाई का जख्म नासौर बनने इसकी रगों में खून की जगह आग का लाव दौड़ने लगा था। इसकी बेरहम लमस पर इसका बेजान होता जिसम मजीद बेचैन हुआ था। जरान के हलक में खून का जायका उतरा तो इसने अपने वहशी लमस से इसे ज्यादा दी थी। इसके निचले लब पर इसका दिया हुआ स्पार्क लम्स गहरे जख्म के तौर पर मौजूद था। एक बार वो फिर से इसके लबों पर झुककर अपने लमस से इसके जख्म पर मरहम सा रख गया। जितनी सख्ती पहले थी अब इतनी ही नरमी थी। इसकी सांसों की महक अपनी सांसों में घुलते वक्ती तौर पर वो हर चीज से अनजान होते इसकी गुर्बत में अपना सुकून ढूंढने लगा। लब्बों से लब टकराए, सांसों से सांस टकराई तो वो इसकी आतिश फशा गुर्बत में मजीद बहकते इसकी शफाफ गर्दन पर आया। इसकी नाजुक गर्दन पर जगह जगह दांत सख्ती से गाड़ते हुए इसके सिसकने की परवाह किए बगैर मुकम्मल तौर में इसमें गुम अपना हक जताने लगा। इसके बदन पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा रहा था। अजीब सी तशनगी, अजीब सा नशा इसके सांसों में महकते से हर चीज से बेनियाज कर गया था। इसके लब अब नरमी से इसकी धड़कनों के मुकाम पर महूर सफर हो गए थे। आंखें सुर्खी नशीली हुई, दहकते लमस की हदूद और तजावज बढ़ने लगी। नीम बेहोशी में भी इसका वजूद सिसकने लगा था। इसका तड़पना सिसकना महसूस करते इसके हाथों में लहंगे की सिलवटें बनने लगी। दफातन इसके हाथ रुके थे। वो लफ्जों की बाजगशत फिर से उलझा था। इसके कहे हुए अल्फाज ना सिर्फ इसकी समातों में बल्कि इसके बदन पर भी पिघला हुआ शीशा अंडेल रहे थे। लफ्जों के दबाव में बीच में उलझा तो लमस ने शिद्दत इख्तियार की थी। इसकी ब्यूटी बोन में इसके दांतों ने बेरहमी से अपना लमस उतारा तो खून की नन्ही नन्ही बूंदें इसकी नाजुक दो दहिया गर्दन पर चमकने लगी। तकलीफ की शिद्दत से नीमो वजूद बेदार होना शुरू हुआ। इसने कामते हाथों से इसे झटकने की कोशिश की। जरान भी करंट खाकर इससे दूर हुआ था, जैसे किसी अछूत को छू लिया। इसके बेरहम लमस से आजादी मिली तो वो फिर से नीम जा हुई थी। अब्रिश के लफ्ज फिर से जहरीले नाग की तरह डसे थे, इसे इससे सदियों के फासले पर ले गए थे। जरान इससे दूर होते अपने घने बालों में हाथ फेरते अपने अंदर उठते तकाजों को सलाखते खुद पर काबू पाने लगा। ये लड़की किसी सूरत इसकी शिद्दत और जुनून का हकदार ना आती। वो कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद खुद पर काबू पाते इसकी तरफ बढ़ा था। अब की बार कमरे की लाइट ऑफ करते इसने अपनी शर्ट पहनाई थी। इसकी उंगलियां इसके तपते बदन को छूकर इसे एहसास दिला रही थी कि इसे बहुत तेज टेम्परेचर है। वो सही मायनों में परेशान हुआ था। वो तो बिल्कुल बेजान बेसुध पड़ी थी। इसे होश में लाना जरूरी था। जरान कमरे की लाइट ऑन करते इसकी तरफ आए तो एक बार फिर से इसके मसहूर कुन बदन से नजरें चुरानी पड़ी थी।
اس کی سفید شرٹ جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس میں اس کا قیامت سا بدن غضب ڈال رہا تھا۔ وہ اب جلا کر رہ گیا تھا، اپنی نظریں چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ابرش رنگ بخار کی شدت سے تپ تپا سرخ پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے گال سرخ گلاب لگ رہے تھے، جن پر گھنی خمدار پلکیں، کٹا دار سرخ ہونٹ۔ ابرش بلا شبہ ایک بڑی پیکر حسن رکھتی تھی، وہ مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ اس کا حسن اسے اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کر رہا تھا، مگر اس کا دل موم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ وقتی طور پر اس کے حسن سے گائل ہوتے بہت بہک ضرور گیا تھا، مگر وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، جس نے صرف اس کے مقابل آنے کے لیے اس سے بے وفائی کی۔ وہ اس کے زعیم سے نکاح کرنے کو اس کی ضد و اس کی خود سری قرار دے سکتا تھا، مگر جرگے میں اس کے لبوں سے اسفند یار کے لیے نکلے گئے لفظ وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زران نے اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کاردار نگاہوں سے اس کے قیامت خیز سراپے پر نگاہ ڈالی۔ اسے وہ کسی قریبی ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا، وہ یقیناً ہوش میں آتے ہاسپٹل میں کوئی بھی تماشا کر سکتی تھی، وہ سختی کر کے اس پر قابو تو پا سکتا تھا، مگر اس کی اتنی نازک حالت میں وہ فی الحال اس پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زران نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی جگ کا جگ اٹھاتے بڑی سفاکی سے اس کے چہرے پر ڈیلا تو ابرش کی ساخت پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے کمرے میں نظریں دورائیں، زران پر نظر پڑتے وہ یکدم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ نکاہت کے سہارے اٹھنا مشکل تھا، مگر زران سرد سرخ نگاہوں سے اس کے اندر جیسے بڑکی روح درائی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، مقابل کہیں اپنا غصہ اشتعال اس کے بدن پر نہ اتار دے، وہ انجانے میں اس سے یہی خوف کھائے بیٹھی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی شوہر نامی بلا اپنی مردانگی حق کے آڑ میں زبردستی ہی تو جتاتا ہے۔ ابرش نے گہرے سانس بھرتے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا، اسے نکاہت کمزوری خوف کے باعث اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ دفعتاً ابرش کی نگاہ زمین پر پڑے اپنے بلاؤز اور لہنگے پر پڑی تو آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ خوف و ہراس اس کے لیے اس نے زران کو دیکھا تھا۔ اپنے بدن پر اس کی شرٹ دیکھ کر اس نے سرخ چہرے کے ساتھ ایک بار پھر سے زران کو دیکھا تھا، جو پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرد پتھریلی نگاہوں سے نظریں چراتے وہ اپنے لب کاٹتے کمبل سینے تک لپٹ چکی تھی، نچلے لب پر تکلیف سی محسوس ہوئی تھی۔ ابرش نے اپنی کن پتی انگلیوں کے نچلے لب پر رکھی ہوئی جہاں گہرائی سی محسوس ہوئی، انگلی پر خون کی ننھی بوند آن ٹھہری تھی۔ اٹھو شاول لو تاکہ تمہارا بخار اترے۔ زران اس کی حیرانگی نظر انداز کیے حکم دیتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا، مگر ابرش کو بیڈ پر ہی جھکے دیکھ کر وہ ٹھہرا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں تم سے، اٹھو اور شاول لو۔ زران نے پلٹتے ہوئے درشت آواز میں اپنے الفاظ دہرائے تو وہ اس کی سرد آواز پر جلدی سے بیڈ سے اٹھی، مگر چکر آنے پر وہ بیڈ گراؤنڈ کی سطح تھامے بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ دو قدم چل لیتی بڑی بات تھی، وہ اسے شاول لینے کا کہہ رہا تھا۔ اپنا سراپا دیکھتے اس کے قدم اٹھتے مشکل تھے، وہ صرف اس کی شرٹ میں ملبوس تھی، اس حلیے میں اس کے سامنے وہ لب کاٹتے شرم و خفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ایک رات ہی تو ہوئی تھی اس کے نکاح میں آئے ہوئے، جگجاہت مانیہ تھی۔ وہ اس کا گریز شرم محسوس کرتے بنا اس پر غلط نگاہ ڈالے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابرش گہرے سانس لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، اپنی ناقدری پر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ اٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ دو قدم بھی چل لیتی۔ وہ اسے شاول لینے کا کہہ رہا تھا، بھلا بخار میں کون شاول لیتا ہے، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی تو لے کر جا سکتا تھا۔ وہ کیوں لے کر جائے گا اسے ڈاکٹر کے پاس، میں ونی میں آئی ہوئی اس کی بیوی ہوں۔ کل رات وہ مجھے پر جتا چکا تھا کہ میں ونی میں آئی ہوئی ایک حقیر سی لڑکی ہوں۔ ابرش نے تلخی سے خود سے سوال جواب کرتے ہوئے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ وہ اپنے ناتمام وجود کو بمشکل ہی گھسیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی۔ اسفند تم یہ نکاح نہیں کرے گا، روزنیہ خانم نے اسفند کو دیکھتے کہا، جو کمرے میں رکھے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں موڑے، یہ تو اچھی بات ہے، میں بڑکی بیوہ کو اپنا رہا ہوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسفند نے تحمل سے کہتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی کن پٹی سہلائی تھی، جہاں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ آنکھیں بھی ضرورت سے زیادہ سرخ تھی۔ آج کل وہ سب کچھ اپنی فطرت کے برعکس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کن پٹیوں میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے کبھی زندگی میں ہمارا بیٹا بابر کو اپنا شوہر نہیں مانا، اس نے کبھی اس سے سیدھا منہ بات نہیں کیا، پھر وہ اس کی بیوہ کیسے ہو گیا؟ روزنیہ خانم زہر خند لہجے میں بولی۔ بہاڑے نے بتایا تھا اس نے کیسے ہمارے ببر کی آنکھوں میں مرچیں پھینکا تھا، کتنا دن اس کی آنکھوں کی سرخی نہیں گیا تھا، جو تکلیف اسے ہوا تھا وہ الگ۔ روزنیہ خانم کے لہجے کے ساتھ شدت غم سے آنکھیں بھی بھیگ اٹھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے وہ اپنا شوہر بھی مانیں گی اور ہر چیز کا حساب بھی دے گی، اس کے سارے قصبل اس کی اکڑ میں منٹوں میں نکال دوں گا۔ آخری جملہ اس نے دانت پر دانت جمائے پر زیر لب کہے تھے۔
मगर आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी। तुम ये सब बाबर की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है, मगर अबीर फिर भी हमें अपना बहू के रूप में गवारा नहीं है। तो ज़नैया खानम अबीर के गैर मामूली हुस्न से खाइफ थी। जरान की बहन होने की वजह से वो इससे नफरत भी करती थी। वो किसी सूरत इसे सफदर की बीवी के रूप में नहीं देख सकती थी। तुमने बदला ही लेना है तो तुम्हें अहल का बहन अनया को अपनी मनी में ले आओ। वह अहल जहां भी छुपा हो वो वापिस आ जाएगा, और हमारा सीने में बदला की दहकती आग भी ठंडा हो जाएगा इस अहल की मौत की सूरत में। तो ज़नैया खानम की बात पर असफद करंट खाकर सोफे से खड़ा हुआ। मोड़े, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? वो 15 साल की छोटी सी बच्ची है, ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? असफद ने बेयकीनी से ज़नैया खानम से कहा। वनी में 10-10 साल का बच्चियां आ जाता है, वो तो 15 साल से ऊपर का है। मगर मोड़े, अब रिजवान के निकाह में वनी के तौर पर आ चुकी है, और ज़नैया खानम की बात गुस्से और इश्तियाल से बीच में ही काट चुका था। इसे ज़नैया खानम से इस हद तक सपाकी की उम्मीद ना थी। हसवंत, तुम बेवकूफ बन सकते हैं, मगर हमने जरान ने इसे अपने निकाह में लेने के लिए वनी का ड्रामा किया है, क्योंकि वो किसी भी सूरत इसे तुम्हारे निकाह में नहीं देना चाहता था। और तुम भी इसे अपने निकाह में लेने के लिए क्यों तड़प रहा था? हम अच्छी तरह जानते हैं। रुजनिया खानम का लहजा तंजिया हुआ था और रुजनिया खानम के बात पर चूका था। क्या कहना चाहती हैं आप मोड़े? असफन ने इनके तंजिया अंदाज पर संजीदगी से दरियाफ्त किया। यही कि तुम अब्रिश को अपनी मनी में लाने के बाद कभी इसे तकलीफ ना पहुंचाता। ये वही लड़की है ना जिसका तुमने एक मरतबा फोन पर जिक्र किया था? रुजनिया खानम की बात सुनते हुए रूह पलट गई थी। अपना निचला लबदान तो दबाए, इसने अपनी घनी बालों में उंगलियां फेरते अपने अंदर उठती तगयानी पर काबू पाने की नाकाम सही की थी। वो भूल चुका था वो अब्रिश के लिए अपनी मोहब्बत का जिक्र रोज़निया खानम से कर चुका था। मुंह मत छुपाओ असफंद यार खान, तुम अबीर से निकाह नहीं करेगा, ये हमारा हुक्म है। तुम अनाया से निकाह कर लो, देखना वो एल मुंह के बल चलता हुआ आएगा। अब्रिश अपना बहन से बहुत प्यार करता है, हमने देखा था जब वो इधर आया था। अनाया को जरा सा चोट लगा था, वो सारी रात रोता रहा था। अनाया को तकलीफ में देकर अब्रिश तड़पेगा, और इसे देखकर जरान तड़पेगा। जरान ने अगर एल को छुपाया भी होगा तो वो जरूर एल को हमारे सामने पेश करेगा। मोड़े, मैं कभी भी एक छोटी बच्ची पर जुल्म नहीं करूंगा, ना इससे निकाह करूंगा। मैं अपने बदले के लिए इतना नहीं गिर सकता कि एक छोटी सी बच्ची को इस्तेमाल करूं जो बिल्कुल मासूम और बेगुनाह है। असफंद यार खान ने जनिया खानम की तरफ पलटते दबे आवाज में चलाया। फिर तो बेगुनाह अबीर भी है, इससे निकाह करके तुम किस चीज का बदला लेगा? तो जनिया खानम ने इस्तजाइया बोली। वो बेगुनाह नहीं है, इसके गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफी है, वो जरान खानजादा की बहन है। असफंद अपने लफ्जों पर जोर देते वहां पर मजीद रुका नहीं था। शावर से गिरते ठंडे पानी के नीचे खड़े होते वो गिलास फाल के साथ टीक लगाए ब्लैक बलक बलक कर रो पड़ी थी। तुम सिर्फ एक ही चीज की मुस्तहिक हो। अब्रिश के कानों में इसके बोले हुए जुमले की बाजगश सुनाई दी थी। बबर्क मेरा भी भाई था, बहन मेरी भी बेवा हुई है, देखा जाए मेरा नुकसान ज्यादा हुआ है। अब्रिश को मैं अपनी मनी में लूंगा। इसके बोले के लफ्ज याद करते अब्रिश ने अपने कानों पर हाथ रखे थे। अनाया के सर पर बंदूक रखकर इसका अगवा करना याद आया तो अब्रिश बेबसी के एहसास से मुंह दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। अहल की जिंदगी चाहती हो तो ये निकाह कर लो। क्या था ये इंसान जिसके इतने रूप थे? अब्रिश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो इस वैशी इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसकी हिचकियों और सिसकियों में अजाफा हुआ था। ड्रेसिंग रूम से बाहर आने पर बहते पानी की आवाज के साथ इसे अब्रिश की सिसकियां भी सुनाई दी थी। वो बेख्तियारी में वॉशरूम की तरफ बढ़ा, हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया था। वो ग्लास कैबिन में शावर के नीचे लड़सते बदन के साथ आंसू बहाते आंखें मूंदे खड़ी थी। जरान इस पर नजर डालते अपनी नजरें चुरा गया था। वो जिस तरह वॉशरूम में दाखिल हुआ था उल्टे कदमों में वो वापस बाहर आया। इसे आंसू बहाते देखकर इसके इश्तियाल में इजाफा हुआ था। वो जिस उलिया में इसके सामने इसका इश्तियाल गुस्सा किसी और सूरत इसका पड़ उतरना था। फिर अपने गुस्से और जुनून में वो किस हद तक चला जाता वो नहीं जानता था। वो कमरे में चक्कर लगाए अपने मुंह पर हाथ फेरते अब इसका ऊंचा ऊंचा बैन सुन रहा था, मतलब रोना सुन रहा था। आखिर किस चीज का मातम मना रही थी? इसे अपने निगाह में लेने के बाद भी किसी किस्म का हक नहीं जिताया था इस पर। चाहता तो वो कल रात अपने अंदर की खोलन इस पर उतारते अपना हक इससे लेता, मगर इतने गुस्से और इश्तियाल में होने के बावजूद इसने ऐसा नहीं किया। फिर किस चीज का मातम मना रही थी और क्यों? वो अपनी मुठ्ठियां दबोचे कमरे से बाहर जाने लगा। वो मजीद इसका मातम नहीं सुन सकता था। एकदम वॉशरूम से छनाके से कुछ टूटने की आवाज आई। वो ये शोर सुनते जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुलने पर अंदर का मंजर देखकर वो दरवाजे पर ही मुंजबिद हुआ था। वॉल मिरर टूटकर कांच की सूरत में वॉशरूम के फर्श पर बिखरा पड़ा था। अब्रिश बाथरोब गाउन पहने अपनी गर्दन पर हाथ रखे खड़ी थी, जहां इसकी शिद्दतों के गहरे निशान थे। अब्रिश ने अपनी गर्दन के जख्म पर हाथ रखे इससे शिकवा गिना नजरों से देखा था।
वो इसकी आंखों में ठहरे शिकवे और बदगुमानी को पल में समझ गया था। वो समझ रही थी वो बेहोशी में इसका फायदा उठा चुका है। जरान को शोला बार निगाहों से देखते इसने झुकते हुए एक कांच का टुकड़ा जमीन से उठाया। जरान लबेटे दरवाजे के पास ही खड़ा इसे देख रहा था। वो समझ नहीं पाया था वो क्या करना चाहती है। वो इसकी निगाहों में छुपे मफहूम पर अपने इश्तियाल पर काबू पा रहा था, जो इसे इसके पास जाने के लिए भी रोक रहा था। ये लड़की सारी दुनिया पर यकीन कर सकती थी, अगर नहीं तो सिर्फ इस पर। दफातन अब्रिश ने आंखें मेचे वो टुकड़ा अपनी कलाई पर रखा। अब्रिश जरान इसकी हमाकत पर पूरी कुव्वत से दौड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इसकी धार सुनकर वो खौफ से लरज उठी थी। शीशे का टुकड़ा हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। बदहवासी और सरासमगी के आलम में वो कई कदम पीछे बढ़ा गई। आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। कदमों ने जमीन का हाथ साथ छोड़ दिया था। इससे पहले जरान इससे थामता, कांच की बिखरी करचियों पर वो अपने आवाज खोती जमीन बोस हो चुकी थी। अब की बार आवाज ज्यादा खतरनाक थी, जो जरान को पल में बदहवास कर चुकी थी। जरान एक ही जिस्म में इस तक पहुंचते इसे अपनी बाहों में समेट गया था। वो मुंह के बल जमीन पर कांच की करचियों पर गिरी थी। बसद शुक्र इसके चेहरे का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मगर इसकी धड़कनों के मकाम के पास बाथरोब सुरख हो चुका था। वो इसे बाहों में उठाए वॉशरूम से बाहर आया और बेड की तरफ तेजी से बढ़ते हुए बहुत नरमी और एहतियाती से बेड पर लेटाया। सफेद बाथरोब गाउन धड़कनों की मकाम पर सुरख था। जरान ने लपेटे बाथरोब गाउन की डोरी खोलते चेक किया तो इसकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। कांच के टुकड़े ने इसके नाजुक हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाया था। गर्दन से थोड़ा नीचे सीने के करीब कांच का छोटा सा टुकड़ा प्योसत था, जिसे बिना किसी देर के जरान ने खींचकर बाहर निकाला तो वो बेहोशी के आलम में तकलीफ से फड़फड़ा कर रह गई थी। जरान इसकी तकलीफ पर अपने जबड़े बुरी तरह भींच कर रह गया था। इसके साथ के इसके लिए इतना घुटन ज्यादा था। वो खुद को तकलीफ पहुंचाने के लिए खुद की जान भी ले सकती है क्या? वो ये सोच भी नहीं सकता था। इसे अब्री से इस हमाकत की तो कम से कम तवक्का ना थी। क्या वो सच में असफंदियार खान से मोहब्बत करती है? दिलो दिमाग में एक बार फिर से जंग छिड़ते इसे बेयकीन कर गई थी, बेचैन कर गई थी। जरान हाथ में मौजूद कांच के टुकड़े को सख्ती से अपनी मुट्ठी में दबोच गया, जो इसकी हथेली में पियोसत होते इसकी हथेली को दागदार कर चुका था। जरान ने इसके बदन पर मौजूद जख्म को देखा, जहां से खून रस रहा था। वो कुछ पल इसे देख रहा था। इसकी गाउन की डोरी बांधते इस पर कंबल डाला था। वो मजीद इसके पास रुका नहीं था। वो तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर आते दाखिली दरवाजा अबूर कर गया था। गाड़ी में बैठते इसने ड्राइविंग सीट संभाली। इससे पहले वो हवेली का बड़ा सा गेट भी अबूर करता, आंखों के सामने इसका जख्मी बेजान वजूद आया था। वो इसे इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता था? वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो इसके मामले में बेबस था। इसने बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासरात से गाड़ी के स्टीयरिंग अपने जख्मी हाथ मारा। वो क्यों इस बेहस लड़की से नफरत नहीं कर पा रहा था? इसकी तकलीफ से इसे अपना क्यों आड़े की तरह कटता महसूस हो रहा था? वो गाड़ी का दरवाजा खोलते फिर से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अपने कमरे में दाखिल होते ही जरान ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। फर्स्ट एड बॉक्स निकालते इसके जख्म से रस्ते खून पर कार्टन पैड रखकर दबाया था। कार्टन से जख्म साफ करने के बाद एंटमेंट लगाई थी। इस दौरान इसके वजूद से वो अपनी नजरें बामुश्किल ही चुराए हुए थे। इसकी कुर्बत की तलब सांसों में उतरती से बेबस सी कर रही थी। वो जिरगे में वो फाक बेरहम लफ्ज ना बोलती तो शायद वो ज़ईम से निकाह करने पर इसे सजा अपनी कुर्बत की सूरत में देता। वो समझता था वो ये निकाह इसकी जिद पर कर रही थी, मगर वो लफ्ज जो इसने असफंदियार खान के लिए बोले थे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। ऐसे में इसके करीब जाना ज्यादा अजियतनाक साबित होता। जितना इससे दूर रहता इसके लिए अच्छा होता। वो इसके नाम पर बड़ा कारी वार कर गई थी। वो इसके नाम पर बड़ा कारी वार कर गई थी। दरवाजा नाक होने पर जरान ने दरवाजा खोलते दरख्शां से नाश्ते की ट्रे लेते इसे अमीना खानम से अब्रिश के लिए ड्रेक्स और बड़ी सी चादर लाने को कहा था। वो इस बात में सर हिलाते दरवाजे से ही चली गई थी। जरान ने निकाह पर अब्रिश के लिए बहुत से कपड़े बनवाए थे, जो मीना खानम के कमरे में मौजूद थे। इसने तब किसी को बताया नहीं था कि वो निकाह के साथ रुखसती भी चाहता है, इसलिए इन कपड़ों को जरान के कमरे की कबर्ड में सेट नहीं किया गया था। अब्रिश की हवेली से भागने के बाद तो ये मुमकिन ही नहीं रहा था वो कपड़े जरान के कमरे की कबर्ड का हिस्सा बनते। अब्रिश जरान ने नरमी से इसके गीले बालों में उंगलियां सहलाई। इसकी तबीयत देखते ही इसे सुसाइड अटेम्प्ट करते देखकर वो नरम पड़ा। जानता था इसके गुस्से से इसकी जान जाती है। इसकी तबीयत संभलने पर वो इससे इसके अमल की बहुत सख्त सजा देना चाहता था और इरादा रखता था जो आज वो करने जा रही थी। वो नहीं चाहता था वो ये हमाकत वो दोबारा दोहराए। ये भी समझता था फिलहाल इस पर सख्ती करके ही अपनी बात मनवाई जा सकती है। इसकी धार पर ही इसने वो कांच का टुकड़ा छोड़ा था, वरना वो बहुत बेरहमी और सख्ती से वो टुकड़ा अपनी कलाई पर रखे खड़ी थी। इसे इस कांच के टुकड़े से खौफ नहीं आया था, मगर इसकी सख्त पुकार पर वो खौफ कर रह गई थी। अब्रिश जरा ने एक बार फिर से इसके बालों को सहलाते इसे नरमी से पुकारा। बुखार अभी भी था,
शावर लेने से इसमें कमी जरूर आई थी मगर खत्म नहीं हुआ था। कल रात से वो बार बार चक्कर खा रही थी, यकीनन बुखार के साथ बीपी लो था जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रही थी। वो कल तकरीबन 8 बजे इस हवेली लेकर पहुंचा था। अब तकरीबन 10 बज रहे थे। जरान ने गहरे सांस लेते अब्रिश के गाल को थपथपाते हुए एक बार फिर से पुकारा था मगर नतीजा नदावर, मतलब कोई नहीं निकला था। जरान ने इसे कमर से जिगरते इसे उठाने की कोशिश की। वो अपने ढीले वजूद से इसके चौड़े सीने में आसमाई थी। नाश्ते की ट्रे से जूस का गिलास इसके लबों से लगाते इसे पिलाने की कोशिश की बट वो नाकाम रहा था। वो बिल्कुल ही होशो खर्च से बेगाना थी। दरवाजा नाक होने पर वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरखशां से ड्रेस लेते वो दरवाजा लॉक करते अब्रिश की तरफ आया था। इसके वजूद से बाथरोब गाउन उतारते नरमी से आतिश गुलाबी रंग का हल्का काम वाला फराक जेब तन करवाया था। इस पर कंबल उड़ाते वो दरवाजे की दस्तक पर एक बार फिर से दरवाजे की जानिब बढ़ा था। दरवाजे पर इस बार बहारे थी जिसे जरान ने ही बुलवाया था। अस्सलाम वालेकुम लाला। बहारे ने अपना दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाते नजरें झुकाए कहा। जरान की तरफ इसका देखने को दिल नहीं कर रहा था। वो कभी इसके कमरे में कदम ना रखती मगर जो भी था जरान को इसने असफंदियार खान से कम जगह हरगिज ना दी थी। इसका हुक्म नजरअंदाज करना इसके लिए आसान ना था। दूसरा, अब्रिश की तबीयत का सुनकर वो चली आई थी। वालेकुम सलाम। जरान ने बहारे के सर पर हाथ रखा। क्या हुआ है भाभी को? बहारे को जरान के सर पर हाथ रखना काफी नागवार गुजरा था। वो अपने लहजे में भी नागवारी दर आने से रोक ना सकी थी। इसे बुखार है जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ रही। जरान ने दरवाजे से हटते हुए इसे अंदर आने की जगह दी। बहारे जल्दी से अब्रिश की तरफ बढ़ी। बेड पर बैठे फर्स्ट एड बॉक्स पर थर्मामीटर निकालते इसका टेम्परेचर चेक किया। अब्रिश के गर्दन पर जरान के दिए हुए बेरहम निशान इसके होंठ पर मौजूद जख्म पर नजर पड़ते ही बहारे की रंग सुर्ख पड़ी थी। इसकी गर्दन से नीचे गहराई की तरफ इसके फराक से नजर आती बैंडेज पर नजर पड़ी तो बहारे गुल के हाथों में कपकपाहट हुई। ये हवेली के मर्द इतने जालिम और सफा क्यों हैं? बहारे गुल की आंखों में आंसू की जलजलाहट हुई थी। वैसे ये बात तो मैंने भी नोट की है कि हवेली के मर्द बहुत ही यार अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं। हालांकि उनकी अपनी अपनी मोहब्बत होती है लेकिन फिर भी वो इन पर इतना जुल्म करते हैं, ऐसा तो यार बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हूर की भी तो ऐसी ही हालत थी। अरहाम से निकाह से अगले दिन जगह जगह जख्म। क्या जरान ने भी अब्रिश के साथ इससे आगे का सोचते ही बहारे की आंखों की नमी इसके सुरख शफाफ आर्ज का हिस्सा बनी। ये क्या हुआ है लाला भाभी को? बहारे की आवाज में नमी के साथ दर्शदगी भी शामिल थी जिसे जरान ने बखूबी महसूस की थी। वो इसके लहजे की नमी के साथ इसमें उमड़ते सवालों पर अपने लब बेच गया था। पहाड़ी की जगह कोई भी होता तो यही समझता कि इसकी गर्दन और इसके होंठों पर जख्म ही काफी था। रही सही कसर इसकी धड़कनों के मकाम की तरफ जख्म ने पूरी कर दी थी। वॉशरूम में पाँव फिसल गया था जिसके बायस इसे चोट आ गई। तुम इसके जख्म का अच्छी तरह मुआयना कर लो। मेडिसिन और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगा। जरान कहते हुए वहां रुका नहीं था। अब्रिश के जिस मुकाम पर जख्म था वो बहारे के सामने रुक नहीं सकता था और ना बहारे इसके सामने चेक कर पाती, इसलिए वो इन्हें कमरे में छोड़ते निकल आया था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी एपिसोड नंबर 36। आगे पढ़ता हूँ ना आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 37, क्योंकि आपका भाई 2 एपिसोड्स आपके लिए लेकर आता है, एक नहीं। लेकिन अभी तक आपने वो नजराना नहीं डाला सब्सक्राइब करने में, तो डाल दो ना। 1K होने वाले हैं, जल्दी जल्दी 1K करवाओ यार। अपने भाई से प्यार करो, आपका भाई दिल से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार करता है। आगे स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड नंबर 37। जरान अपने कमरे से निकलता मर्दान खाने की तरफ बढ़ा था कि मर्दान खाना के लाउंज के वस्त में असफंद को पाया। वो लाउंज में बड़ी सी ग्लास विंडो से सरसब्ज पहाड़ों को देखते किसी गहरी सोच में गुम था। जरान चाहते हुए भी खुद को इसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया था। वो एक ही जुस्त में इस तक पहुंचते इसके गिरेबान को तो बोझ गया। जरान की इस हरकत पर असफंदियार खान का रंग तेशो आलम से सुर्ख पड़ा। इसने एक ही झटके से अपना गिरेबान जरान के हाथों से छुड़वाया। अपनी हद में रहो जरान। मैं पहले वाला असफंदियार खान नहीं जो तुम्हारा गुस्सा और बदतमीजी बर्दाश्त करता था। ये बदतमीजी भी इसलिए बर्दाश्त कर गया हूँ कि दाजी की तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम्हें इसका जवाब जरूर देता। असफंद अपना कलर झटकते हुए गुस्से से बोला। आवाज आहिस्ता रखनी थी। समीउल्लाह का बीपी शूट कर गया था और इनका कमरा मर्दान खाना में बने कमरों की तरफ था। वो नहीं चाहता था वो मजीद इनकी वजह से परेशान होता। समीउल्लाह की तबीयत का सुनकर जरान ने अंगूठे से अपनी आईब्रो मसलते अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की नाकाम सही की। असफंद, मेरी बात सुनो। अबीर का निकाह मैं तुमसे कभी नहीं होने दूंगा, ये बात याद रखना। तुम उंगली उठाए इसे तंबिया की। अच्छा, कैसे रोकोगे? जरा वजाहत तो करोगे। असफंद ने जवाबन इस इस्तजाई अंदाज में आईब्रो चुकाए थे।
मैं जो भी करूंगा मगर ये निकाह नहीं होने दूंगा। जरान तुम कुछ नहीं कर सकते। असफंदियार खान इसकी बात बीच में ही काट गया था। अगर कर सकते हो तो बहुत पहले बबर्क से अपनी बहन की जान डिवोर्स की सूरत में छुड़वा देते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि तुम यहाँ के रस्म रिवाज में जकड़े हुए हो मतलब कि उसके अंदर बंधे हुए हो। तुम कल भी मजबूर थे और तुम आज भी मजबूर हो। असफर ने इस्तजाइया नजरों से जरान को देखते जैसे इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। मैं इन रस्म रिवाजों को नहीं मानता, ना ही मैं अपनी बहन को इन रस्म रिवाज की भीड़ कभी चढ़ने दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जरान ने सख्ती से अपने लफ्जों पर जोर देते असफन की नीली आंखों में अपनी ब्राउन आंखें गाड़ी। तुम इन रस्म रिवाज को मानते भी हो और इनमें बुरी तरह जकड़े भी हुए हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम अब्रिश को अपने निकाह में लेने के लिए मनी का ड्रामा ना करते, डंके की चोट पर यह निकाह करते। असफन ने काटदार लहजे में बोलते इसे बहुत कुछ बावर करवाया था। असफन, आखिरी मर्तबा तुमसे कह रहा हूँ, आइंदा अपनी जुबान से मेरी बीवी और मेरी बहन का नाम ना लेना, वरना बाजी पलटना मुझे खूब आता है। बबर्क से मेरी बहन की जान तलाक की सूरत में नहीं छूटी, मगर मौत की सूरत में छूट गई ना। अगर तुझे लगता है मैं ये निकाह न होने दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है, इसलिए खुद ही इस निकाह से इनकार कर दे, वरना मेरी गोली होगी तेरा सीना। जरान ने सुरख चेहरे के साथ वार्न किया था। जरूरी नहीं हर बार तेरी पिस्टल से निकली हुई गोली हो, इस बार मेरी पिस्टल से निकली गोली भी तेरे सीने का मुकद्दर बन सकती है। अबीर से मैं बाहर सूरत निकाह करूंगा और तेरी नजरों के सामने इसे रुखसत करके अपने कमरे में भी लेकर जाऊंगा। असवद सर्द लहजे में फंकारा था। इससे पहले जरान कुछ कहता, दरीद खान के लाउंज में आने पर असफंद यार खान लंबे लंबे डग बढ़ता चला गया था। जरान भी मजीद वहां रुका नहीं था। वो अपनी शाल कंधों पर झलकते लाउंज से बाहर निकल गया था। सर खानजादा अपनी आलीशान महल में आज तकरीबन 2 महीने बाद दाखिल हुआ था। लाउंज में दाखिल होते इसने बार आवाज में सलाम किया। राबिया बेगम बेयकीनी से सोफे से उठती साहर खान की तरफ बढ़ी। शाहजेब खान की आंखें भी बेयकीन हुई थी। इसका दिल भी बेख्तियार अपने बेटे को गले लगाने को चाहा था, मगर वो बेहस बने अपने दिल पर कड़े पहने बैठे रहे थे। पिछले कुछ अरसे से दोनों के दरमियान सर्द मैडी सी आन ठहरी थी, मतलब थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। अजीब सी कलेश जिसे दोनों पॉट ना सके थे, मतलब खत्म ना कर सके थे, या फिर ये कलेज ये सर्दपन वो दूर करना ही ना चाहते थे। इन सब के पीछे शाहजेब खान के नजदीक इस लड़की का वजूद था जो इनके बेटे के दिल में बुरी तरह बुर्जमान थी। कैसी है मोम? सार खान ने आगे बढ़कर इन्हें गले से लगाया। तुम्हें देख के जी उठी हूँ। रबिया बेगम अपनी नम आंखों साफ करते मुस्कुराते हुए बोली। बाप बेटे के बीच वो फंस गई थी। आप कैसे हैं डैड? सार खान ने शाहजेब खान को सामने लगी एलईडी में चलती न्यूज में इन मार्क पाते हुए पूछा, मतलब के मगन होते पूछा। ठीक हूं मैं, इन्होंने सर्द लहजे में जवाब देते एलईडी पर ही नजरें मरकूज रखी थी। साहर बेटा, मैं तुम्हारे लिए डिनर का अरेंज करवाती हूँ। रबिया बेगम ने शाहजेब के सर्द रवैये पर इन्हें घूरते हुए सार खान को अपनी तरफ मतवजा किया। नहीं मोम, मैं डिनर नहीं करूंगा, मुझे एक पार्टी में जाना है। सार खान ने संजीदगी से बोलते हुए अपने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए। इसे पार्टी में जा रहे हो जो आराम खान ज्यादा इसी टेंडर को जीतने की खुशी में दे रहा है, जिसे तुमने बिला वजह ही छोड़ दिया। शाहजेब की तंजी आवाज पर इसने रुख पलटते इसकी तरफ देखा। तो आपको खबर हो गई? सारा खान ने लम्ब बेचते तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ना होती खबर? तुम एक स्टार हो, यह खबर मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। दूसरी, अहमद से मेरे रिश्ते की नौयत तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें लगता है ये मुमकिन था मैं इस खबर से अनजान रहता? शाहजेब खान सार खान के मुकाबले आ खड़े हुए थे। इतनी मालियत का प्रोजेक्ट तुमने बिला वजह ही छोड़ दिया। अहमदी के साथ काम करना कितनी बड़ी बात है। अब ये खुशनसीबी अरहाम खान की कंपनी को मिल गई है। जानते हो इस बात से हमारी कंपनी का कितना नुकसान पहुंच सकता है? शाहजेब दबी आवाज में गिराए। अपना बिजनेस, अपना एम्पायर किसी अहमदी साहब की दी हुई खैरात के नतीजे में मैंने खड़ा नहीं किया। मेरी कंपनी टॉप कंपनियों में आती है। ये मेरी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। नहीं रहेगी ये कंपनी टॉप कंपनियों में अगर इसी तरह यूजलेस डिसीजन लेते रहे। शाहजेब खान सार खान की बात काटते गिर जुटे। शाहजेब, ये किस तरह बात कर रहे हैं? वो आज कितने महीनों बाद घर आया, कुछ तो ख्याल करें। रबिया बेगम बीच में आई थी। तुम बीच में मत आओ, मुझे बात करने दो इससे। इसकी बेवकूफियां, इसका ये जोक कहीं का नहीं छोड़ेगा। शाहजेब गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। सर खाना खामोश से सर्द स्पॉट चेहरा लिया इन्हें देख रहा था। इसकी आंखों में अजनबियत ठहरी थी, जिसे देखते शाहजेब नरम पड़े। देखो सहार, सिर्फ तुम इससे नहीं खोया, अहमद ने अपनी बेटी भी खोई है। मगर देखो अहमद ही आज भी अपने बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है।
शजेब ने इसे रसनायत से समझाया, सारा कुछ इस अहमद अंकल की वजह से तो हुआ है। इनकी खुदगर्जी की वजह से वो मुझसे दूर हुई। जब तक मैं इसे ढूंढ नहीं लेता मैं चैन नहीं बैठूंगा, ना ही अहमद अंकल को माफ करूंगा। सार खान गुस्से से बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सार खान शावर लेकर शर्ट लेस ब्लैक ट्राउजर पहने वॉशरूम से बाहर आया तो अपने कमरे में मौजूद किसी कुर्सी पर जरमिश को बैठा देखकर ठक ठक कर रह गया था। जरमिश का कमरे में मौजूद होना इसके लिए हैरत का बायस नहीं था, बल्कि इसकी इतनी तैयारी से इसे चौंकाने पर मजबूर कर गई थी। वो ब्लैक कलर की खूबसूरत सी साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज काफी छोटा था। साड़ी का पल्लू भी काफी बारीक था। ब्लाउज से नीचे इसकी दो दहिया बिल खाती कमर झांकते अपना दीदार करवा रही थी। गला थोड़ा गहरा था। नेट के फुल स्लीव में इसका दो दहिया बाजू लश्कारे मार रहा था। खुले बालों और लाइट सी मेकअप में वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो अपनी उंगलियां चटखाते नजरें झुकाए बैठी थी। साहर के कमरे में आने पर भी नजरें नहीं उठाई थी। साहर इसकी झुकी नजरों देखता लब बेचते इसकी तरफ बढ़ा। क्या कर रही हो यहाँ? क्यों आई हो मेरे कमरे में? साहर खान इसके बदन की रायनियों पर नजर डालते नागवारी से बोला, मम मुझे अपनी दोस्त की मेहंदी पर जाना था। आपसे कहने आई थी कि पार्टी में जाते हुए मुझे भी ड्रॉप कर देंगे तो मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना पड़ेगा। जरमिश ने अपनी लड़स्ती पलके उठाए मुश्किल ही खड़े होते कहा था। इसकी कामती टांगे इसका लड़स्ता बदन साहर खान अपनी पुरअयां कर गया था पुरअयां कर गया था। वो इस साड़ी में हरगिज कंफर्टेबल नहीं है। आप सीरियस है जरमिश? साहर खान ने इसके बाजू को दबोचते इसके हुलिये पर निगाह डालते संजीदगी से दरियाफ्त किया। जरमिश ने इसके सवाल पर नजरें उठाई इसे देखा था। इसकी नजरों में नागवारी की लहर देखते दोबारा अपनी नजरें झुका गई थी। इसकी कारदान नजरें इसे अंदर तक काट गई थी। इसके लहजे की काट से ज्यादा इसकी नजरें इसे तकलीफ दो चार कर गई थी। इसका बढ़ाना सीना जो सिक्स पैक पर मुश्तमिल था, इसे देखते इसके अर्ज तपकर इंगार हुए। गिरती उठती लड़सती पलकों की चलमन ने मजीद उठने से इनकार किया था। कुर्सी को पकड़ते अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाया। यह इंसान तो इसका नशा था, जिसकी सांसों की तलब अब इसकी तशनगी बनती जा रही थी। इसे पोड़ पोड़ छोड़ने को दिल मचलते बेताब हो रहा था। सामने खड़ा इंसान इसकी दीवानगी था, इसका जुनून, इसका इश्क था। जरमिश खान अपना आप पार हार गई थी इसके सामने। जरमिश की सुर्ख रंगत और झुकी नजरें देखकर वो इस्तजाइया मुस्कुरा कर रह गया था। मुझे शर्ट लेस देखकर आप सुर्ख पड़ रही हैं, मगर अपने सरापे पर आपने शायद एक बार भी निगाह डालना गवारा नहीं समझा, जो आपके लिए शर्म से डूबकर मरने का मुकाम है। इतनी बेहयाई की मुझे आपसे तवक्का न थी। सार खान की तजहीक ज़्यादा जुमले सुनते जरमिश को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हुआ था। वो ये क्या कह रहा था? ये सब तो इसने इसके लिए ही तो किया था। वो इसे बेहया कह रहा था। जरमिश खान की आंखों में की शबनमी बड़ी थी। इस शबनमी में सार खान का अक्स धुंधला हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप मुझे बेहया कह रहे हैं? जरमिश अपनी तजहीक पर सुर्ख पड़ते इत्तेजाजन चलाई। तो फिर क्या कहूँ आपको? आप इस होलिये में अपनी सहेली की मेहंदी पर जाने की बात कर रही हैं। शायद आपने नजर बढ़कर खुद को नहीं देखा इस होलिये में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप इस लिबास में कैसी लग रही हैं। सार खान ने जरमिश को बाजू से जकड़े ड्रेसिंग मिरर के सामने किया। जरमिश की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठाकर खुद को देख लेती। देखिए जरमिश, कैसे आप एक हॉट केक लग रही हैं। यार, शोबिस की घटिया चीप मॉडल से भी बदतर। सारा खान ने एक एक लफ्ज छुपाया था। आप मुझे घटिया मॉडल से मिला रहे हैं? भूलिए मत, मैं आपकी मनकूहा हूँ। जरमिश चटकते असाबों के साथ दबी आवाज में चलाई। मैं ये बात नहीं भूला जरमिश, मगर आप भूल चुकी हैं आप न सिर्फ मेरी मनकूहा हैं बल्कि खानजादा फैमिली से हैं, जहाँ पर्दे को बहुत अहमियत दी जाती है। ठीक है, हमारी फैमिली में किसी चीज की स्ट्रिक्टनेस नहीं है, मगर मुनासिब लिबास में हमारी खवातीन घर से बाहर कदम रखती हैं। आपका ये लिबास बदन पर मौजूद होना ना होना एक ही बराबर है। किस चीज की नुमाइश करना चाहती हैं आप? अपनी खूबसूरती की या फिर अपने जिस्म की? साहर खान ने गुस्से से बोलते हुए सवाल दगा था। मैंने ये लिबास अपनी नुमाइश के लिए नहीं बल्कि आपके लिए पहना था। मुझे किसी की शादी पर जाना नहीं है बल्कि आपके लिए पहना है, ताकि आप मुझे ऐसे देखकर पिघल जाएं और मेरे करीब आते मुझे अपना ले। जरमिश गुस्से से चीखते बेबसी के एहसास से फूट फूट कर रो दी थी। कितना मुश्किल था औरत के लिए अपना हकूक के बात कर लेना। बात बहुत आसानी से इसके किरदार पर आन ठहरी थी। जरमिश का वजूद हिचकियों की जिद में था। जरमिश, आपकी सोच कितनी घटिया है। आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे देखकर आपके करीब आ जाऊंगा? आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं? साहर खान नागवारी से बोला। साहर, आप मेरे शोहर हैं। मुझे हक है आपके लिए बनना संवरना। आपको अपनी तरफ रागब करने का हक रखती हूँ।
एक बीवी कभी बेहया नहीं होती, बेहया वो थी जिसने अपनी खूबसूरती और अपनी मासूमियत से अपने जाल में आपको फंसाया। जरमिश, शाहरुख खान इसकी बात काटते हलक के बल चलाया था। इसका हाथ उठा था जो हवा में ही मुतल्लिक रह गया था, मतलब ठहर गया था। अपने पहलू में गिराते वो अपनी मुट्ठी बेचते बेड की तरफ बढ़ते अपनी शर्ट उठाते पहनने लगा था। जरमिश बेयकीनी से साहर की पुश्त को देख रही थी। साहर, मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। जरमिश साहर की नाराजगी के डर से इसकी तरफ बढ़ी। आपने अपनी हद पार की है, जानती हैं वो मेरे लिए क्या मायने रखती हैं, फिर भी आपने इसे गाली दी। आपने मुझे भी तो गाली दी। जरमिश ने बढ़ाई लहजे में कहते इसकी बात काटी थी। आप इस तरह मेरे कमरे में आएंगी तो क्या चाहती थी? मैं आपको बेड पर ले जाकर आपके बदन की डायनियों को आजार बख्शता? मेरे साथ रात गुजार कर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी आप? शाहरुख खान ने गुस्से से गिरते हुए पूछा। अब आप मेरी तजलील कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत को गाली मत बनाए। जरमिश साहर की बात सुनते रोते हुए चटक पड़ी। मैं आपकी तजलील नहीं कर रहा, अगर करनी होती तो मैं अभी तक आपको बेड पर ले जाकर तजलील कर भी चुका होता। आपको लगता है निकाह के रिश्ते में ये सब भी होता है, सिर्फ बदन की भूख होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत गलत है। शाहरुख खान ने तासब बड़ी निगाहों से जरमिश को देखा, वो इसकी बात पर अपनी नजरें झुका गई थी। सच्ची मोहब्बत इससे कहीं बढ़कर होती है। मैं आज आपके साथ अपना ये तल्लुक इस्तवार कर भी लेता, सुबह होते आपको पहचानने से भी इनकार कर देता, गुजरी रात के लम्हात बुला देता, तो बोलिए क्या कर लेती आप? इस जिस्म को नहीं, अपने दिल को मेरे काबिल बनाइए मिस जरमिश खान। शाहरुख खान ने जरमिश के दिल के मुकाम पर उंगली रखते स्पॉट लहजे में अपने लफ्ज चुबाए थे। इस दिल पर तो इसका कब्जा था, मैं कैसे वहां जगह पा सकती हूँ? जरमिश की आंखों से आंसू बहते इसके शफाफ आरज और इसके गर्दन को भगोने लगे थे, मतलब गीले करने लगे थे। जरमिश, खुद को मत थकाएं, मैं आपको आजाद कर देता हूँ, आप अपने बारे में सोच सकती हैं। साहर के लफ्ज सुनते जरमिश को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। कैसे कह सकते हैं आप ये सब? मैं आपकी इज्जत हूँ, मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि मैं आपका इंतजार सारी जिंदगी कर सकती हूँ। जरमिश साहर की तरफ बढ़ती इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच गई थी। जरमिश, आप अच्छी तरह जानती हैं जब ये निकाह हुआ हम दोनों को इस निकाह के मफहूम का भी नहीं पता था। मुझे तो बहुत बाद में ये खबर मिली थी कि आप मेरी मनकूआ है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ये दिल इसका हो चुका था। शाहरुख खान ने इसकी आंखों से बहते आंसू नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से चुने। जरमिश ने इसके लम्स पर अपनी आंखें मैची थी। आपको नहीं खबर थी, मगर मुझे तो थी। मैंने बचपन में ही आपको अपना सब कुछ मान लिया था। इतनी मोहब्बत आपसे की कि खुद से भी छुपा रही, कहीं मेरी मोहब्बत को मेरी नजर ना लग जाए। काश मैं इसे सब कुछ बता देती तो वो आपको खुद की तरफ बढ़ने से रोक देती। जरमिश हिचकियां लेते शाहरुख खान के सीने पर सर रख चुकी थी। तो मानती हैं वो मासूम थी, वो बेहया नहीं थी, वो अब भी सिर्फ इसकी ही बात कर रहा था। इसके लिए एक लफ्ज सुनना इसे गवारा ना था। वो कब से इसे अपने दिल में जगह देगा? जरमिश ने हिचकियां बढ़ते नरमी से नामहसूस अंदाज पर इस सितमगर के सीने पर अपने लब रखे। शाहरुख खान के नरम लमस पर गहरी सांस बेंच गया था। मैं सिर्फ आपसे हमदर्दी ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी के अलावा कोई जज्बा नहीं है। शाहरुख खान इसके हाथों को अपनी शर्ट से जुदा करते कमरे से निकल गया था। इसके जाने के बाद जरमिश बेड पर गिरते फूट फूट कर रो दी थी। इसकी खुशबू जो थोड़ी देर पहले इसके बदन का हिस्सा बनी थी, वो रोते रोते भी गहरी सांस भरते अपने अंदर उतार रही थी। अब पता नहीं कब इस सितमगर की खुशबू महसूस करने को मिले। पार्टी की गहमा गमी अपने अरूज पर थी। अरहाम खानजादा ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था, जिसमें इसकी सुर्ख और सफेद रंगत बहुत नुमाया हो रही थी। तीखे मगरूराना नकोश पर घनी बियर्ड इसकी वजीह पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करती थी। वो आज पूरी पार्टी में आए हुए लोगों की मरकज निगाह था। 500 करोड़ की मलकियत का प्रोजेक्ट हासिल करना छोटी बात नहीं थी। पार्टी में आए हुए लोग आराम खानजादा को रश को हसद बड़ी निगाहों से देख रहे थे। आज की पार्टी में दूसरे शहर के भी तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। ये पार्टी अरहाम खानजादा ने थ्रू करवाई थी, मगर अहमद साहब की भी इस पार्टी में आमद मतवक्का थी। इनसे मिलने को बहुत से बिजनेसमैन काफी बेचैन थे। इनसे मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। अरहाम खानजादा वाकई में खुशकिस्मत था जो अहमद के साथ काम कर रहा था, और अहमदी ने आज इस पार्टी में आने की हामी भी भर ली थी। अरहाम अपना ड्रिंक का गिलास हाथ में पकड़ते अपने कुछ बिजनेस सर्कल के लोगों के बीच खड़ा इन सबसे बातें करने में मसरूफ था कि इम्तियाज खान का बुलंद आवाज में किया गया तबसरा वहां खड़े सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर गया। आपकी किस्मत का सितारा बहुत बुलंद हो चुका है। ये प्रोजेक्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। 500 करोड़ मलकियत का ये प्रोजेक्ट हासिल करना छोटी बात नहीं है। यू अचीव अ बिग अचीवमेंट।
अरहाम के एक बिजनेस हरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबने अरहाम खानजादा को रक्श बड़ी निगाहों से देखा था। अरहाम भी जेर लब मुस्कुरा गया था। बात तो सच थी, वो वाकई में खुशकिस्मत था जिसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इम्तियाज साहब की निगाहों में वो अपने लिए रश्को हसद के शोले भड़कते देखकर अपने मुस्कुराहट लब्बों के गोशों में दबाने इन्हें महफूज निगाहों से देख रहा था। इम्तियाज रहमान इन सबसे बड़ा बिजनेसमैन हरीफ था जिससे इसकी टक्कर की मुकाबलाबाजी थी। आई थिंक मिस्टर अरहाम को सार खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो ये प्रोजेक्ट ना छोड़ते तो कभी मिस्टर अरहाम को ना मिलता, चाहे मिस्टर अरहाम कितनी एड़ियां क्यों ना रगड़ लेता। इम्तियाज रहमान के लहजे में जलन के साथ तजहीक भी शामिल हुई थी। अरहाम खानजादा के चेहरे पर मब्बम सी मुस्कुराहट इम्तियाज रहमान को अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई थी, इसलिए अरहाम खानजादा के चेहरे की मुस्कुराहट छीननी चाहिए थी जिसमें वो कामयाब भी रहा था। अरहाम खानजादा की मुस्कुराहट सिमटी थी, चेहरे में सुर्खी सी गीली। वहां खड़ा हर इंसान कुछ पलों के लिए खामोश हो गया था। इम्तियाज के लफ्जों से ज्यादा इसका लहजा काफी इंसल्टिंग था जो वहां खड़े हर इंसान ने महसूस किया था। वो ये प्रोजेक्ट छोड़ता या ना छोड़ता ये मेरे ही मुकद्दर का था। मेरा मानना है जो इंसान की किस्मत का हो इसे मिलकर रहता है, इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि ऊपर वाले का कमाल होता है। आराम से जिंदगी से जवाब दिया। सबने मुस्कुराते हुए आराम की बात की तायीद की थी। अब देखे ना, इस टेंडर को हासिल करने के लिए मिस्टर इम्तियाज आपने कितनी कोशिशें की, यहाँ तक कि अपनी सत्ता से गिरते आराम लफ्ज कोड़ते रखा था। सॉरी, मेरा मतलब क्या है वो सब कुछ किया जो आपकी नेचर नहीं थी। सुनने में आया था लंदन में अहमद साहब से मिलने के लिए इनके घर के सामने आपने 6 घंटे वेट किया था। बदकिस्मती से आपकी मुलाकात ना हो सकी, लेकिन कोई बात नहीं, आज पार्टी में वो आ रहे हैं, मिल लीजिएगा। शायद कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आपको मिल ही जाए, मगर मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आजकल आपको हर जगह से नाकामी मिल रही है, इससे लगता है आपकी किस्मत का सितारा काफी गर्दिश में है। आराम ने ठंडे लहजे में बोलते अपना हिसाब बराबर किया। इम्तियाज रहमान का सुरख चेहरा देखकर सबको बर्बाद करवाया था। हिसाब बराबर हो चुका है, बल्कि जरूरत से ज्यादा भी हिसाब ले लिया था आराम खानजादा ने। माहौल में यकदम गहरी कशीदगी छाई थी। आराम ने पास गुजरते वेटर से ड्रिंक का गिलास पकड़े मुस्कुराते हुए इम्तियाज साहब की तरफ बढ़ाया। इम्तियाज रहमान अपनी टाई ठीक करता और आराम को घूरता वहां से चला गया था। आराम ने कंधे झुकाते हुए वो ड्रिंक का गिलास इस वेटर को वापस पकड़ाया। मैंने सुना है कि सार खान ज्यादा किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था। जब से वो लड़की इसकी जिंदगी से गई है वो इस तरह की हरकतें करता है। अब देखो, इस लड़की के लिए 500 करोड़ का लात मार दी। शहबाज साहब ने माहौल की कशीदगी कम करने की कोशिश करते हुए कहा, इश्क ने कर दिया हमको निकम्मा और ना हम भी चीज बड़ी कमाल की थी। इश्क ने कर दिया हमको निकम्मा वरना हम भी चीज बड़ी कमाल की थी। किसी और ने भी साथ देते टकरा लगाया तो सब हंस पड़े। अरहम खानजादा के लब्बों पर मध्यम से मुस्कुराहट दौड़ी थी। वो सबसे एक्सक्यूज करता ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गया था। हेलो, आई एम निशा। वो ड्रिंक काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ा था कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की ने आराम खानजादा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आराम खानजादा। आराम इसके बड़े हुए हाथ को नजरअंदाज कर गया था। निशा के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट रकसा हुई थी। इसने अपने बढ़ाना शोल्डर से अपने कंधों से नीचे आते सिल्की शोल्डर्स तक कट बाल अदा से झटके थे। और आराम खानजादा की शदीद पर्सनैलिटी के सार में इस लम्हे जिक्री चाह चुकी थी, जिसमें कमाल आराम खानजादा की र्यूडनेस का था। वरना निशा की हार्ड ब्यूटी को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। खुद को नजरअंदाज करना खुला तो निशाना चाहते हुए भी आराम खानजादा का गहराई से मुशाहिदा करने लगी। वो दूर से इसकी पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस हुई थी। नजदीक से आराम को देखते वो इस पर मर मिटी थी। इसे खुद का बहुत गहरी नजरों से मुताला करते देखकर आराम ने बेजारी से इस पर नजर डाली जो ब्लैक स्किनी शर्ट में मलबूस थी। स्कर्ट और शर्ट की फिटिंग में इसका जिस्म नुमाया होते बहुत से मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था, जिसकी से जरा बराबर परवाह ना आती। शायद ये ड्रेस मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए पहना गया था। अरहम इसे मुकम्मल इग्नोर करते अपने ड्रिंक के घूंट बढ़ने लगा। आई लाइक योर एटीट्यूड। अब समझ आया डैड ने आप में क्या देखा। निशा ने अरहम की वजीह पर्सनैलिटी को मुस्कुराती निगाहों से बखौर देखते हुए कहा, क्या मतलब, आप अहमद साहब की बेटी हैं? अरहम इसकी बात पर चूका था। जी, मैं निशा, अहमद साहब की वन एंड ओनली डॉटर, मतलब के बेटी। अब तुम इसे हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं। निशा ने एक बार अपना खूबसूरत हाथ फिर से अरहम की तरफ बढ़ाया। अरहम ने एक नजर इसके बड़े हुए हाथ को देखा, फिर वो गहरा मुस्कुराया। आई एम सॉरी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसकी बेटी हैं किसकी नहीं। मैं किसी के लिए भी अपने असूल नहीं बदलता। अरहम ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए अपने ड्रिंक का गिलास निशा के गिलास के साथ टच किया था। अरहम के अंदाज पर निशा का कैकफा गूंजा था।
आई लाइक दिस एटीट्यूड, आई लाइक यू। आपने तो मुझे पहली नजर में इम्प्रेस कर दिया, मुझे आप जैसे ही मर्द पसंद है, लगता है मेरी आपकी खूब बनेगी। निशा ने इसकी तरफ मुड़ते इसका कॉलर एक अदाए बेनियाजी से ठीक करते अरहाम के नाभि लब्बों पर फूंक पाड़ी। अरहाम इसकी हरकत पर लब बेंच कर रह गया था। अरहाम इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जा हुआ। निशा ने ड्रिंक काउंटर की तरफ मुड़ते अपनी ड्रिंक का ऑर्डर दिया तो आराम खान ज्यादा के लिए अपनी ड्रिंक को गले से उतारना मुश्किल हो गया था। वो लड़की होकर इतनी एडवांस थी, इसने मर्द होकर भी कभी हराम मशरूब को हाथ नहीं लगाया था। अहमद साहब जैसे सोबर इंसान की बेटी ऐसी थी या हजम करना काफी मुश्किल था। वो इसकी बढ़ाना पुश्त को देखते सोच कर रह गया था। अब अहमद साहब की बेटी ऐसी नहीं होगी तो किसकी होगी? अमेरिका लंदन की पैदावार ऐसी ही हो सकती है। आराम अपनी सोच पर जेरे लब मुस्कुरा गया था। आराम को खुद की तरह मुस्कुराता देखकर निशा ने इसे आंख मारी। इस हरकत पर आराम अब तासुब से सर हिलाकर रह गया था। इस लड़की के साथ इसकी नहीं बन सकती थी, वो मजीद इसके साथ खड़ा नहीं रह सकता था। वो पार्टी में आए हुए मेहमानों की तरफ बढ़ने ही लगा था कि सार खान की पार्टी में आमद हुई। वो व्हाइट जीन्स पर व्हाइट शर्ट में मलबूस था। शर्ट आज भी कोनियों तक फोल्ड की हुई थी। अपना कोट बाजू पर डाले हुआ था। इसे देखते पार्टी में आई हुई खवातीन इसकी तरफ बेकरारी से लिपकी थी। आज की पार्टी में मीडिया भी मौजूद था। वजह सार खान और अहमदी साम की आमद थी। तमाम कैमरे हरकत में आए थे। हाय! निशा ने सार खान को देखते दिल पर हाथ रखा। अरहाम ने इसकी आप बढ़ने पर इसे मुड़कर देखा। ये मेरी जिंदगी का पहला क्रश है, मेरी पहली मोहब्बत। निशा ने दिल पर हाथ रखकर फिर से आप बढ़ी थी। अरहाम को वो खिसकी हुई लगी थी, जो किसी भी मर्द के मुतालिक एडवांस गुफ्तगू करते जरा हिचकिचाती नहीं थी। आप मुझे ऐसा क्या देख रहे हैं? मैं सच में सार खान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर सार खान किसी और का दीवाना निकला। वो सच में बहुत लकी थी। जितना वो खूबसूरत थी, इतनी ही लकी के सार खान ज्यादा जैसा इंसान इस पर मरता है। मगर अफसोस, वो जितनी खूबसूरत थी, वक्त के साथ वो इतनी बदकिस्मत ठहरी कि इसकी जिंदगी में सार खानजादा ना हरा। अब सार खानजादा जैसा बंदा किसी की जिंदगी में ना रहे, वो बदकिस्मत ही होगा ना। निशा ने सार खानजादा को देखते खोए हुए लहजे में बोलते अरहाम खानजादा से सवाल किया था। अरहाम इसके सवाल को नजरअंदाज करके सार खानजादा की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो इसकी तरफ बढ़ता, सार खानजादा ने इसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया था। साथ साथ कैमरा मैन रिपोर्टर्स भी इनकी तरफ बढ़े थे, जिन्हें सार खान ने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने से रोका था। वो खुद अरहाम की तरफ बढ़ा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अरहाम खानजादा, आप इस स्टैंडर्ड को डिजर्व करते थे। साहर ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए अरहाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे अरहाम खानजादा ने शाइस्तगी से थाम लिया था, मतलब प्यार से थाम लिया था। थैंक्स, मगर मुझे लगता है ये टेंडर छोड़कर आपने गलती की है। अरहाम ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती तो वो होती है जिसमें इंसान पछताता है। मुझे तो कोई पछतावा नहीं है। हाँ, इस टेंडर को हासिल करना गलती हो सकती है। सर खानजादा दिलकशी से मुस्कुराया था। मुस्कुराने पर इसके गाल पर घड़ा सा उबड़ कर मधूम हुआ था, मतलब कि उसके गाल पर जो डिंपल था वो वाजिया हुआ था। इस मंजर ने दूर खड़े कैमरा मेज ने अपने कैमरों में महफूज किया था। इसका क्या मतलब है कि आपने गलतियां करते हैं और ना पछताते हैं? राम ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, सर खानजादा की एक ही गलती इसकी जान का रोग बन गई है। वो थी किसी मासूम को बहुत सारे जहरीले बिच्छुओं में तनहा छोड़ देना। इसका जो नुकसान मुझे हुआ, इसके बाद कोई गलती कोई नुकसान मायने नहीं रखता। सार खान की सब्ज आंखों में सुर्खी सी उतरी थी। हेलो साहर, निशा ने आगे बढ़ते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। कैसी हो निशा? साहर ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा था। इस लम्हा वो खुद पर काबू पा चुका था। सब्ज आंखों में अब सुर्खी कहीं नहीं थी। अब बिल्कुल ठीक हो। निशा अदाए दिलर बेस से मुस्कुराई थी। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, साहर अरहाम की तरफ मतवज्जा हुआ। मैं चलता हूँ। साहर ने अरहाम से दोबारा हाथ मिलाया। इतनी जल्दी? अभी तो आप आए हैं? अरहाम ने हैरानगी से पूछा। मैं यहाँ सिर्फ आपको कांग्रेज करने आया था, मतलब आपको कांग्रेचुलेशंस कहने आया था, वरना मेरा यहाँ क्या काम? साहर संजीदगी से कहते वहां से चला गया था। अरहाम इसकी पुश्त को देखकर नासमझी से कंधे उचकाकर रह गया था। सारा खानजादा को वाकई में समझना मुश्किल था, मगर इस लड़की को देखने का इश्तियाक अरहाम खानजादा के लिए दिल में बहुत बढ़ गया था, जिसने सारा खानजादा जैसे इंसान का ये हाल कर दिया था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपने 2 एपिसोड्स। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली एपिसोड्स में, तब तक जुड़िए रहेगा हमारे साथ। अगर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके चैनल हमारे साथ जुड़ जाइए ना। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना, और दुआओं में याद करते रहना अपने भाइयों का। मिलते हैं बहुत ही जल्द। अल्लाह हाफिज।